संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के मास्टर वीडियो के दूसरे भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले भाग में आप सभी ने उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्रण और उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय बहुत ही समग्रता से पढ़ा और साथ ही मैंने उत्तर प्रदेश की जनगणना भी वहां पर बताई थी। दूसरे पार्ट में आप सभी को उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी विषय वस्तु जानने को मिलेगी और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर, बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही निर्णायक और परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्नों को पूछे जाने वाली श्रृंखला मास्टर वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 10 वर्षों से मैं लगातार मास्टर वीडियो की इस श्रृंखला को निरंतर आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और समान अध्ययन के साथ साथ करंट अफेयर्स और राज्य विशेष के मास्टर वीडियो आप सभी के सामने हैं। आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर सारे मास्टर वीडियो आप सभी को मिलेंगे। परीक्षा के अंतिम समय में आप में आत्मविश्वास जग पाए, परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न आप जाकर के हल करके आ पाएँ, इसी उद्देश्य से श्रृंखला मैंने आज से 10 साल पहले प्रारंभ की थी और आज भी ये निरंतर है, हमेशा भी निरंतर ही रहेगी। इसका फॉर्मेट वाइट बोर्ड पर है और वाइट बोर्ड पर ही रहेगा मास्टर वीडियो श्रृंखला का। इसी के विकल्प के तौर पे एक और श्रृंखला मैंने प्रारंभ की थी, इंटायर वीडियो सीरीज, वो भी लगातार चल रही है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य विशेष के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का ये दूसरा वीडियो है। पहले पार्ट में बहुत सारी विषय वस्तु आपने पढ़ी, एक बार उसका फीडबैक आप लोगों ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट सेक्शन पे जरूर एक बार आप लोग कमेंट किया करिए, आप बताया करिए कि आपको विषय वस्तु का कौन सा हिस्सा ज़्यादा पसंद आया या पूरे मास्टर वीडियो का आप लोग एक अपना रिव्यू जरूर दिया करिए। चलिए दूसरा पार्ट में प्रारंभ करता हूं। आज से एक चीज और मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितने भी राज्य हैं भारत के, जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मैं सभी के मास्टर वीडियो लेकर आऊंगा। सबसे पहले मैं उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं जिनमें से स्टेट PCS एग्जाम भी हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है, एक तो बिहार है, दूसरा मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है ना, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ राज्य विशेष, और आपका उत्तराखंड है। पहले इनके सबसे पहले लेकर के आऊंगा। मध्य प्रदेश हो गया, मैं ऑलरेडी ला चुका हूं लेकिन अब सबको नए रूप से अपडेटेड कर रहा हूं, तो सारे के सारे उत्तर भारत के पहले आएंगे और इसके बाद भारत के अन्य राज्यों की भी। आप इससे क्या होगा, हम इंडिया को जूम करके पढ़ेंगे, बहुत ही जूम करके एक एक विषय वस्तु को हम पढ़ेंगे और आप सभी को यहाँ से जो नॉलेज मिलेगा वो नॉलेज आपको पढ़ने में महीनों लग जाएगा। यहाँ पे सारगर्भित पर तैयारी आप लोग की होगी। उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम है, चाहे UP PCS का एग्जाम हो, RO का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एग्जाम हो जितने भी हैं, UP SSSC के एग्जाम है, UP पुलिस के एग्जाम है, इन सभी परीक्षाओं में बहुत ही कारगर है। UP PCS का मेंस का पेपर 5, पेपर 6 के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि यहाँ पे आपकी आधारभूत समझ विकसित होगी और यहाँ से सीधे आपको पॉइंट मिलेंगे जो आप मेंस में भी लिख पाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साथ ही उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए सबसे कारगर वीडियो। और जो अन्य राज्यों के छात्र हैं, आपको जूम करके यदि भारत के भूगोल को पढ़ना है, भारत के इतिहास को पढ़ना है या भारत के समान अध्ययन को पढ़ना है, तो ये सेशन आप लोगों को भी सभी को देखना चाहिए। टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारगर्भित जानकारी मिलती है। अब चलिए सेशन शुरू करते हैं। आप सभी में से बहुत सारे छात्र अभी आगामी परीक्षाएं देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं ये सेशन देखने के लिए। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं। यदि उत्तर प्रदेश से नहीं है, अन्य राज्य से हैं, तो आप वहां से भी कमेंट जरूर करिएगा। और कौन सी परीक्षा के लिए आप इस सेशन को देख रहे हैं ये भी आप जरूर बताइएगा कि आप कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं। पहले तो मैं इस बोर्ड में आपको बता देता हूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं एक मानचित्र ये है, ये मानचित्र उत्तर प्रदेश का भौतिक मानचित्रण है ना। ये उत्तर प्रदेश का फिजिकल मानचित्र है, भौतिक मानचित्रण है, और ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल मानचित्रण है। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मानचित्रण को इससे पहले वाले सेशन पे स्पष्ट कर चुका हूं। यहाँ पे मैंने 18 मंडल और 75 जिले प्लस एक जिला जो आपका महाकुंभ मेला परिषद वाला क्षेत्र है उसके बारे में भी चर्चा कर चुका हूं। जब जब कुंभ मेला होता है उत्तर प्रदेश में एक नया जिला बसाया जाता है जिसको हम महाकुंभ मेला परिषद कहते हैं। 76वां जिला के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं और जनगणना 2011 के बारे में चर्चा कर चुके हैं यहाँ पे। अब चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक मानचित्रण को।
ये बहुत जरूरी है। ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किया जाता है, उच्चावचों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, नदियों के द्वारा सीमा रेखाएं बनाई जाती हैं, है ना, नदियों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा, पठारों के द्वारा, मैदानों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, जलवायु के द्वारा उत्तर प्रदेश का जो विभाजन किया जा रहा है वो प्राकृतिक मानचित्रण के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर दो तीन चीजें समझने। देखिए, उत्तराखंड बना आपका सन 2000 में। पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। सन 2000 में 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग कर दिया गया। तो उत्तराखंड से पहले आप देखें उत्तर प्रदेश को, तो यहाँ पे पर्वत भी था, हिमालय पर्वत श्रेणी भी थी, है ना, गढ़वाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, ये भी हुआ करते थे। लेकिन सन 2000 के बाद पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। अब जो उत्तर प्रदेश में है वो तराई वाला रीजन है ना। देखिए, एक मैं छोटा सा आपको, यदि आप ने मेरा भारत के भूगोल का मास्टर वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने आपको हिमालय क्षेत्र के बारे में बहुत समग्रता से बताया है। जो हिमालय क्षेत्र है हमारा, आपको पता है, ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर शिवालिक पर्वत श्रेणी है। इसके बाद भाबर प्रदेश चालू होता है। भाबर प्रदेश में क्या होते हैं, बड़े 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 पत्थर के बोल्डर्स होते हैं। नदियां अपने साथ अपर्दन के कारण कारकों के तौर पे अपने साथ पहाड़ों से, पर्वतीय क्षेत्रों से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप नीचे ले आती है। अपर्दन के कई सारे कारक हैं, जिसमें नदी भी होती है, आपका जो है वायु भी है, और साथ में आपका गुरुत्वाकर्षण बल भी, सब अपर्दन के कारक के तौर पर करते हैं कार्य। तो ये अपने साथ पर्वत पादीय क्षेत्रों में, गिर पादीय क्षेत्रों में, शिवालिक के पर्वत पादीय क्षेत्रों में उनको इकट्ठा कर देते हैं, बोल्डर्स को। इसको हम भाबर प्रदेश कहते हैं। यहां पे नदियां आके विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं। कभी भी आप जाइएगा हिमालयी क्षेत्र में, जाइएगा जब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड आप जाएंगे तो आप देखिएगा वहां पे, जहां पे जो आपका भाबर प्रदेश है, वहां पे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं, और वहां पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं, वहां पे नदियां दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि वो पत्थर के नीचे से नदियां बहती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका तराई रीजन आता है। तराई रीजन वो क्षेत्र है जहां पर नदियां प्रकट हो जाती हैं, और वहां पर एक तरीके से नमी युक्त क्षेत्र, आर्द्रता युक्त क्षेत्र आपका होता है। यहां पे बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया होते हैं। जैसे आप देखेंगे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो आपका, या दुधुआ नेशनल पार्क है, या फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। जितने बड़े बड़े टाइगर रिजर्व वगैरह आप देखेंगे, या जो फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, कभी भी आप उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जाइए, है ना, जितना भी, मैं भी नाम बता देता हूं, सहारनपुर हो गया आपका, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, है ना, बरेली हो गया, पीलीभीत हो गया, लखीमपुर हो गया, सीतापुर हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये जितने भी एरिया हैं, ये सारे एरिया तराई क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र हैं। और यहां पर डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। यहां पे उपज उत्पादकता भी बहुत होती है ना। यहां पर गेहूं की खेती, चावल की खेती, गन्ना की खेती, आप सहारनपुर में देखिए खूब गन्ना होता है, मुजफ्फरनगर में देखिए खूब गन्ना होता है ना। मेरठ मंडल जितना भी है, सहारनपुर मंडल जितना भी है, गन्ना बहुल क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर नदियां हैं, नमी युक्त क्षेत्र है, पानी की उपलब्धता है, चावल की खेती भी खूब होती है इन क्षेत्रों में। ठीक है, अभी इस पे भी आएंगे हम। एग्रीकल्चर का डेटा भी आज के सेशन पे डिस्कस करेंगे हम। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे संस्थानों के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में चर्चा होगी। आज उत्तर प्रदेश आपके आत्मा में, आपके मन में मैं बसा दूंगा। यदि आप मेरे मास्टर वीडियो देखेंगे या उत्तर प्रदेश देखिए, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं। मैंने पेपर 5, पेपर 6 बहुत समग्रता से पढ़ा है। एक एक सेशन में मैंने लगभग 300 से 400 वीडियो में कवर किया उत्तर प्रदेश को। तो जितना गहराई में उतर के मैं उत्तर प्रदेश पढ़ाता हूं, उसी को सारगर्भित तौर पे आने वाले 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में आप उत्तर प्रदेश को मेरे माध्यम से पढ़ पाएंगे। यही मास्टर वीडियो की विशेषता होती है, यही मास्टर वीडियो की उपलब्धि होती है ना। तो उत्तर प्रदेश में अब चलते हैं, भौतिक मानचित्रण को एक बार समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के हट जाने के बाद पर्वतीय प्रदेश तो उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है। तो पर्वतीय प्रदेश नहीं है तो क्या है यहां पर? अब यहां पे तराई क्षेत्र है, भाबर प्रदेश है, नदियां हैं। चूंकि इतनी ज्यादा यहां पे आप देखिए उत्तर प्रदेश में नदियां ही नदियां हैं। गंगा भारत की प्रमुख नदी, आध्यात्मिक नदी है ना, सबसे पवित्र नदियों में से एक गंगा। यमुना उत्तर प्रदेश में बहती है, प्रयागराज में जाके गंगा का हिस्सा बन जाती है। और भी बहुत सारी, रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, है ना। घाघरा के किनारे ही आपका अयोध्या है, सरयू बोलते हैं, सरयू इसी की सहायक नदी है। घाघरा के किनारे ही आपका जो है क्या है, अयोध्या है
है ना, भारत का आध्यात्मिक तीर्थ। यमुना के किनारे मथुरा है, आगरा है। गंगा के किनारे भी बहुत सारे औद्योगिक शहर हैं। इन नदियों ने सभ्यताओं का निर्माण किया है। हमारे इतिहास के निर्माण में, हमारे भूगोल के निर्माण में नदियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। नदियों ने शहर बसा दिए। प्रयागराज गंगा के किनारे है, बनारस गंगा के किनारे है, तो कानपुर गंगा के किनारे है। तो अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे, आप लोग बहुत डिटेल में जान पाएंगे उत्तर प्रदेश को। और इसके बाद आपकी बहुत सारी सहायक नदियां जुड़ी हुई हैं, है ना। यमुना के साथ चंबल जुड़ी हुई है, बीहड़ का निर्माण करती है, जनापाव पहाड़ियों से निकलती है आपकी। सिंध जुड़ी हुई है आपकी, है ना, सिंध जुड़ी हुई है, बेतवा जुड़ी हुई है, यमुना जुड़ी हुई है। यमुना के साथ केन जुड़ी हुई है। केन एक जगह है, भोजहा, भोजहा पड़ता है बांदा के पास, वहां पर केन जो है बांदा में यमुना से मिल जाती है। इटावा के पास चंबल मिल जाती है, और हमीरपुर के पास बेतवा मिल जाती है यमुना में। ये सहायक नदियां भी इस नदियों पे आएंगे डिटेल में। इसके अलावा आपकी गोमती हो गई, राप्ती का नाम आपने सुना है, गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है गोरखपुर, ठीक है। गोमती के किनारे बहुत सारे शहर हैं। जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे है, जौनपुर। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है, पूरा बकायदा जो है वहां पर। तो गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर, लखनऊ, जौनपुर, है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मैंने आपको बताया इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश को यदि हम प्राकृतिक तौर पे देखें तो हम 3 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। एक बार मैं मानचित्र आपको सही से यहाँ पे प्रदर्शित कर देता हूँ। आप अब भौतिक मानचित्रण को देखिएगा, ये वाला मानचित्र है, पूरा उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा होगा। तो हम इसको 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं उत्तर प्रदेश को, 3 प्राकृतिक। पहला है भाभर एवं तराई का क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी सिरा, ऊपर वाला हिस्सा जो शिवालिक पर्वत श्रेणी से लगा हुआ है, नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। नेपाल में ग्रेट हिमालय है आपका, लघु हिमालय, ग्रेट हिमालय, और शिवालिक का तराई वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा। तो ये वाला जो रीजन आप देख पा रहे हैं ना, ये रीजन जहां पे मैं डॉट 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 कर रहा हूं, यदि आपके पास जो है एटलस है तो आप लोग उसमें निकालिए, उस पर देखिए। आप सहारनपुर जिले को देखिए, मुजफ्फरनगर को देखिए, बिजनौर, बिजनौर से ही गंगा प्रवेश करती है भारत में, बिजनौर को देखिए, मुरादाबाद को देखिए, रामपुर को देखिए, है ना। आप जो है बरेली को देखिए, पीलीभीत को देखिए, लखीमपुर खीरी को देखिए, सीतापुर, बहराइच, आपका जो है श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये जितना भी उत्तरी बेल्ट है, उत्तरी बेल्ट के जितने भी जिले हैं, ये सारे आपके भाभर और तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? भाभर एवं तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनको भाभर एवं तराई रीजन के तौर पे हम जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश का पहला प्राकृतिक तौर पे विभाजन है। स्पष्ट है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये पहला प्राकृतिक तौर पे विभाजन है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, ये नदियां मैदान बनाती हैं, एक विशाल मैदान का निर्माण कराती हैं। अभी इन पे हम डिटेल में भी जाएंगे। गंगा और यमुना का ये आपका जो है मैदान है, दोआबी क्षेत्र है। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, दोआब, है ना। पंजाब, 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब, 5 नदियों के, पंचनद है ना आपका, सिंधु, झेलम, रावी, चनाब, व्यास, सतलज, 5 नदियों के बीच की भूमि पंजाब है। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र, इसको ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा जाता था उत्तर प्रदेश को। आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो आपका है, आलमगीरपुर कहां पे अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल पे, मेरठ मंडल पे ही बागपत एक जगह पड़ती है, वहीं पर आपका जो है आलमगीरपुर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार भी उत्तर प्रदेश में है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। हुलास, मांडी, सनौली, सनौली के बारे में आपने सुना होगा, बागपत में है। सनौली पे एक डॉक्यूमेंट्री भी आपकी डिस्कवरी प्लस पे बनाई गई है, जहां पे जो है बहुत सारे समाधान मिले हैं, है ना। और वो बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र मिले हैं जो दिखाता है कि ये वॉरियर थे, कभी लड़ाकू जो है योद्धा थे, उसके तौर पे इसको हम देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है आपका, क्लियर, स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी, ठीक है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश का ये जो मध्य वाला क्षेत्र है, इसको हम मैदानी क्षेत्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या है? मैदानी क्षेत्र। अब मैदानी क्षेत्र में 2 प्रमुख नदियां हैं, गंगा और यमुना, इनकी सहायक नदियां। जैसे आप गाजियाबाद में देखेंगे तो हिंडन नदी है ना। हिंडन नदी जो है आपका यमुना में जाके मिल जाती है। और कई जगहों से, मुजफ्फरनगर, हिंडन, ये पूरा जो है आपकी हिंडन नदी है। और इसके बाद आप देखेंगे इधर
जो है चंबल है, बेतवा है, केन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका गंगा की प्रमुख है, ऊपर से रामगंगा आती है ना। रामगंगा कुमाऊं हिमालय से निकलती है, दुधाटोली पहाड़ी से। फिर ये फुलहर झील से निकलती है आपकी गोमती। तो अभी नदियों पे आएंगे तो ये पूरा मैदान का निर्माण करती है। ये अपने साथ क्या करती है, अवसाद लेकर आती है, सेडिमेंट लेकर के आती है। और ये जो अवसाद आते हैं, इन्हीं अवसादों से, सेडिमेंटेशन से हम क्या करते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और पूर्वी गंगा के मैदान का निर्माण होता है। गंगेटिक प्लेन का निर्माण होता है, गंगा के मैदान का निर्माण होता है। ये आप सभी को जानना चाहिए, ठीक है। रामगंगा, ये आप सभी जानते हैं, रामगंगा क्या है, नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। यहां पे दो बातें हो गई। दूसरा पॉइंट आपका क्या था, गंगा यमुना का मैदान। दूसरा प्राकृतिक विभाजन। पहला था क्या, भाबर का तराई प्रदेश। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, लगभग बुंदेलखंड क्षेत्र बोलते हैं। इसमें दो पठार आते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार आता है यहाँ पे। और इसमें आपका ये जो झांसी वाला क्षेत्र है, ललितपुर वाला क्षेत्र है, चित्रकूट मंडल का क्षेत्र है, हमीरपुर का क्षेत्र है, बांदा का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, सोनभद्र का क्षेत्र है, मिर्जापुर का क्षेत्र है, ये पूरा आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, है ना, बुंदेलखंड, जालौन भी आ सकता है, जालौन भी इसी में, चित्रकूट हो गया आपका, है ना, प्रयागराज, मिर्जापुर। मिर्जापुर से मतलब आप दक्कन के पठार का ही प्रसार है। जो दक्कन का पठार है दक्षिण में, मैंने बहुत डिटेल से इंडियन ज्योग्राफी में आपको बताया है। तो दक्कन के पठार का ही विस्तार है आपका, क्या ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो, आप में से जितने बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग मेरे मास्टर वीडियो, करंट अफेयर्स के लेटेस्ट मास्टर वीडियो आ चुके हैं, आप जरूर देख के जाइएगा। कम से कम लेटेस्ट 3 मास्टर वीडियो देख के जाइएगा। आपको परीक्षा वाले दिन वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। एक तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। अभी हाल ही में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, सारे क्वेश्चन मास्टर वीडियो से थे, है ना। अभी हाल ही में बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, इससे पहले जो आपका यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, या यूपी पीसीएस, आरओ, जितने भी एग्जाम, आरओ का इससे पहले जो पेपर लीक हो गया था, उसमें भी मैंने करंट अफेयर से जितना कुछ पढ़ाया था, सारे क्वेश्चन निकल के आए थे। इसलिए आप लोग पूरे भरोसे के साथ, पूरे शिद्दत के साथ आप मास्टर वीडियो की सीरीज पर भरोसा करिए। और जीएस के जितने मास्टर वीडियो हैं मेरे, मैंने विश्व के भूगोल का, भारत के भूगोल के मास्टर वीडियो को अपडेट कर दिया है। नए मास्टर वीडियो आ चुके हैं, ठीक है, नए डेटा के साथ, नए कंटेंट के साथ, आप उन्हें जरूर देखिए। साथ ही इंटायर वीडियो सीरीज है, डिजिटल बोर्ड पे है, वो पूरी की पूरी सीरीज डिजिटल बोर्ड पे है, जिसमें मैंने भारत के भूगोल को, विश्व के भूगोल को, इंडियन हिस्ट्री को, सबको बहुत डेप्थ में पढ़ाया। तो उन सब वीडियोस को 2 प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, इंटायर वीडियो और मास्टर वीडियो। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में अव्वल दर्जे में आप रहोगे। जीएस से मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, और राज्य विशेष से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरा आप सभी के साथ प्रॉमिस है। और मैं आने वाले स्टेट स्पेशल, देखिए अभी तक मैं बहुत सारे मास्टर वीडियो स्टेट स्पेशल के ला चुका हूं, लेकिन अब फिर से नए सिरे से सारे लाने वाला हूं। तो इसलिए तैयार रहिएगा। स्टेट स्पेशल में भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम आप गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। चलिए, तो तीसरा आपका जो है, ये वाला जो है आपका पठारी क्षेत्र है। क्या है, पठार वाला रीजन, ठीक है। यहां पे नीचे का पूरा क्षेत्र आप देखेंगे तो 3 भागों में हमने विभाजन किया। पहला है भाबर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा है मैदानी क्षेत्र, और तीसरा है आपका पठारी क्षेत्र, ठीक है, स्पष्ट है। अब एक काम करते हैं, एक एक करके पहले भाबर क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं, जो इनसे क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो ये सहारनपुर से लेकर के पश्चिम में यहां पे आपका सहारनपुर पड़ता है, सहारनपुर जिला पड़ता है। पश्चिम में सहारनपुर जिला से लेकर पूरब में देवरिया तक, यहां पे देवरिया है आपका, देवरिया। आप लोग एक बार मैप में जरूर देखिएगा, इससे पहले वाले सेशन में मैंने स्पष्ट किया है, सारा डिटेल में पढ़ाया है। जो गोरखपुर मंडल आता है, गोरखपुर मंडल पे 4 जिले हैं आपके, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया। सहारनपुर मंडल पे 3 जिले हैं आपके, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। तो सहारनपुर से लेकर के पूरी पतली बेल्ट जो आपकी उत्तर में आती है, एक बार जिलों के नाम मैं ले लेता हूं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी,
श्रावस्ती, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, ये पूरा बेल्ट आपका तराई रीजन है, ये पूरा बेल्ट आपका तराई वाला क्षेत्र है। यहां पे नदियों के द्वारा आर्द्र भूमि क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। भाबर प्रदेश में नदियां क्या है आपकी, ये भाबर और तराई क्षेत्र है, यहां पे बड़े बड़े नदियां जो है विलुप्त भी होती हैं और फिर यहां पे प्रकट भी हो जाती है। तो नम युक्त क्षेत्र है, डेंस फॉरेस्ट रीजन है, यहां पे आपको बहुत सारे फॉरेस्ट मिलेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है ना। तो ये सारे के सारे आपको यहां पर जो है डेंस फॉरेस्ट एरिया भी मिलेगा और बहुत सारी यहां पर जैव विविधता देखने को मिलती है। तो पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया, कुशीनगर तक पतली सी पट्टी के तौर पे भाबर एवं तराई क्षेत्र कहलाता है। भाबर क्षेत्र वह है जो पर्वतीय भूभाग के बाद यहां पर कंकड़ पत्थर से निर्मित क्षेत्र है। पश्चिम में यह क्षेत्र जो है लगभग 34 किलोमीटर चौड़ा है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है और पूरब में जाते जाते ये सकरा होता जाता है, पतरा होता जाता है। तो 34 किलोमीटर की चौड़ाई है। अब ये सकरा होने के पीछे का कारण क्या है, शिवालिक पर्वत श्रेणी के साथ भी यही स्थिति है। शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है आपकी यहां पर पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है और जैसे जैसे पूरब में जाती है वो पतली होती जाती है। तो वैसे ही भाबर एवं तराई क्षेत्र के साथ भी है। तो ये पूरब में जाकर के क्या होता है, पतली होती जाती है, सकरी होती जाती है। भाबर क्षेत्र जो है यहां पर मैंने जैसा कि बताया नदियां लुप्त हो जाती हैं आपकी, है ना, और तराई रीजन पे पुनः प्रकट हो जाती है नदियां जो है आपकी तराई रीजन पे प्रमुख प्रकट हो जाती हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत गन्ना की खेती, गेहूं की खेती, धान की खेती की फसलें होती हैं और रिकॉर्ड स्तर पर पैदावार यहां पर होती है क्योंकि जल की पर्याप्त उपलब्धता होती है। जो मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, उपजाऊपन ज्यादा होता है, उर्वरा शक्ति मिट्टी की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और अनेक जगहों पर जूट की खेती भी की जाती है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी तराई रीजन पे जूट की खेती की जाती है, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी जो भाबर क्षेत्र है आपका, ठीक है, वहां पर आप देखें तो इसके बाद का जितना भी क्षेत्र है पूरा का पूरा नदियों द्वारा बाढ़ से बनाया गया, बाढ़ के साथ साथ मिट्टी, औषाध, ये सब जो लेकर के आया गया नदियों के द्वारा, ये मैदानी क्षेत्र इसके दक्षिण में बनाया गया है, ठीक है। तो भाबर प्रदेश के दक्षिण में ही आपका गंगा का मैदान है, विशाल गंगा का मैदान है, जलोढ़ मिट्टी का मैदानी क्षेत्र है यहां पर, ठीक है। तो पहला आपका ये स्पष्ट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी छात्र को कोई समस्या तो नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है और मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी बच्चे के साथ कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए इसी में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ये पूरा का पूरा जो दूसरा क्षेत्र है गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। इस मैदानी क्षेत्र के बारे में बात करें तो यह मैदान लगभग 500 किलोमीटर लंबा है और 80 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, इस मैदान की, ठीक है। तो 500 किलोमीटर लंबा है और 80 किलोमीटर चौड़ा है, इस पट्टी के तौर पर यह है। और इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में इसको विभाजित करते हैं। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है आपका पूर्वी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और पूर्वी गंगा का मैदान। यहाँ पे जो ऊपरी गंगा का मैदान है, यहाँ पे रूहेलखंड का मैदान है आपका, है ना, रूहेलखंड, बरेली वाला क्षेत्र आपका रूहेलखंड कहलाता है। तो 3 भागों में इसको हम विभाजित करते हैं। मध्य गंगा का मैदान जो ये 3 भागों में इसका विभाजन है, अब इसको मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूं कि कहां कहां पर इसका विस्तार है। थोड़ा सा जिलों के नाम यहां पे मैं लूंगा आपका, जैसे कि आप देखेंगे जो पूरा मैदानी क्षेत्र है, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद, बरेली, है ना, ये पूरा क्षेत्र जो है आपका, ये देखा जाए तो आपका इसी के साथ जुड़ा हुआ है। और जो पूर्वी गंगा का मैदान है, पूर्वी गंगा के मैदान में बनारस वाला क्षेत्र हो गया, जौनपुर वाला क्षेत्र हो गया, गाजीपुर वाला क्षेत्र, आजमगढ़ वाला क्षेत्र, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, भदोही बोलते हैं। यहाँ पे एक बात याद कर लीजिए, आपको मैंने बताया था कि यदि हम उत्तर प्रदेश को मोटे तौर पे देखें तो 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भागों में कैसे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर है आपका अवध प्रदेश, फिर है आपका पूर्वांचल और नीचे है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। तो बुंदेलखंड क्षेत्र तो पूरा पठारी है, पठार आ जाता है उसमें। पूर्वांचल वाले क्षेत्र को पूर्वी गंगा का मैदान कहते हैं, ये दिमाग में बैठा लो।
पूर्वांचल वाले क्षेत्र में जितने भी हैं ज्यादातर पूर्वी गंगा का मैदान, अवध प्रदेश वाला मध्य गंगा का मैदान, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है आपका, दिमाग में लाओ, ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और जो बच्चे मेरे साथ पेपर 5 पेपर 6 में जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि मैंने इतना डेप्थ में चीजें पढ़ा रखी हैं वहां पे कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार सुनना है, चीजें क्लियर हो रही होंगी आपके दिमाग में। उत्तर प्रदेश का मानचित्र आपके आंखों में तैरना चाहिए, आपको दिखना चाहिए उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल कहां पे है, उस मंडल के जिले कहां कहां पर है। जब तक राजनीतिक मानचित्र आपके दिमाग में नहीं तैरेगा, तब तक आपको उत्तर प्रदेश सही से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले मैंने राजनीतिक मानचित्रण ही कराया है। एक बार जाइए उस सेशन को देखिए, यदि नहीं देखा आपने, और देख लिया है तो एक दो बार रिवीजन कर लीजिए उसका, ताकि हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्रण आपके दिमाग में बैठ जाए। तो गंगा का मैदानी भाग के बारे में डिस्कशन हो गया। ये आपका सबसे उर्वर प्रदेश है, भारत के सबसे उर्वर प्रदेशों में से आता है। हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिला है। बुंदेलखंड में थोड़ा सा समस्याएं हैं, जैसे कि बुंदेलखंड आपका एक तो पठारी रीजन है, बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा उर्वरता नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बहुत लिमिटेड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आपकी पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा खेती और ये सारी चीजों वाली चीजें यहाँ पर नहीं है। तो बुंदेलखंड के पठार की बात करते हैं हम, तो बुंदेलखंड के पठार में जो है आपका बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अभी सरकार प्रयास कर रही है, केन को बेतवा के साथ जोड़ रही है, ताकि यहाँ पे सिंचाई सुविधाओं को विकसित किया जा सके, सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके। अब बात कर रहे हैं मध्य गंगा के मैदान की हम, ठीक है। मध्य गंगा का मैदान जो आपका है, मध्य गंगा का मैदान जो है आपका, इसके बारे में एक बार हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा दक्षिण के पठारी प्रदेश में। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर खूब होता है, ठीक है, सभी प्रकार के। इसी कारण से आपको पता है यहाँ पे गन्ना की खेती, गेहूं की खेती, ये गंगा के मैदान में आपका दाल की खेती, दालें भी बहुत होती हैं इस पूरे क्षेत्र में। बुंदेलखंड रीजन पे भी दालें बहुत होती हैं, ठीक है। बुंदेलखंड रीजन में दाल होती है, ज्वार होता है ना, मक्का होता है ना, मक्का। बहराइच रीजन में मक्का बहुत ज्यादा होता है। हरदोई में सबसे ज्यादा गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में। तो गेहूं आपका पूरे ही उत्तर प्रदेश में खूब प्रमुख फसलों में से एक है। धान की खेती भी खूब होती है, धान में दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, धान की खेती भी खूब होती है। तो रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्यों में से आता है। उसके पीछे का कारण ये उर्वर मृदा है, जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है। गंगा पूरे भारत को सींचती है, पूरे भारत को खिलाती है। इसकी उर्वरा शक्ति के कारण से ही पूरा भारत खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर पाया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है उत्तर भारत के विशाल मैदान का। अब बात करते हैं हम लोग पठारी क्षेत्र का, ठीक है। पठारी क्षेत्र के बारे में दो तीन बातें बस मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज, इसका क्षेत्रफल जो है लगभग आपका 42,200 किलोमीटर स्क्वायर है। औसत इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 300 मीटर के आसपास है। पठार को बारे में आप जानती हैं, टेबल टॉप होता है ना, यानी ऊपर से समतल होता है और उठा हुआ क्षेत्र होता है, टेबल की तरह। जैसे आपके घर में टेबल रखी है ना, तो आप समझ लीजिए वो पठार है, क्योंकि समतल से ऊपर उठा हुआ और ऊपर से जो है समतल होता है आपका, ठीक है। तो 42,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। औसत ऊंचाई इसकी 300 मीटर है। इसमें सम्मिलित क्षेत्रफल में बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बघेलखंड का क्षेत्र है, ठीक है। दक्कन का पठारी भाग, यहाँ पर ये दक्कन के पठारी भाग का ही विस्तार और प्रसरण के तौर पे हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस भाग के उत्तरी सीमा यमुना तथा गंगा नदी बनाती हैं, ठीक है, उसका मैदान बनाता है। दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वत श्रेणी बनाती है। पूरब में केन नदी है, पश्चिम में बेतवा नदी है, और ये सारी नदियां यहां पर सीमा का निर्धारण करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे यमुना, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे इसके बारे में समान सी बात है। यहाँ पर भी कुछ नदियां हैं, जैसे चंबल है आपका, चंबल मालवा के पठारी क्षेत्र से आपका जनापाव पहाड़ियों से निकलती है, और इसके बाद ये बुंदेलखंड के पठार में भी प्रवेश करती है। तो यहाँ पर बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ का निर्माण मतलब अवनलिका अपर्दन करती है। क्या करती है? चंबल अवनलिका अपर्दन करती है, और इसके कारण से यहाँ पे बीहड़ बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे प्रमुख नदी केन है, केन के साथ बेतवा है। तो अभी इन दोनों को केतवा और केन को आपस में जोड़ा जा रहा है। बेतवा और केन लिंक परियोजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। और इस परियोजना को जो पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वहीं पर पास में केन नदी जो है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के आती है ना। इस पे मेरा एक भारत दर्शन का वीडियो भी है, आप उसे देख सकते हैं, वहां पर मैंने दिखाया है इस चीज को, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो 3 भागों में विभाजन को हमने समझ लिया,
ठीक है, भाबर और तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र, इन तीनों रीजन्स को आपने यहां पर समझ लिया। अब आगे चलते हैं। देखो इसी से क्वेश्चन अब मेंस में बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन कीजिए, आराम से कर सकते हैं। उनके बारे में दो दो बातें जो मैंने बताई बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो मैं थोड़ा सा तथ्यात्मक विषय वस्तु ले लेता हूं। तथ्यात्मक विषय वस्तु है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में, ट्राइब्स के बारे में। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ट्राइब से क्वेश्चन आते हैं और इससे मेंस में भी क्वेश्चन बनेगा, प्री में भी क्वेश्चन बनेगा, प्रीलिम्स में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए भारत में टोटल जनजातियां कितनी हैं? यदि हम जनगणना की बात करें तो टोटल जनसंख्या का 8.6% भारत में टोटल ट्राइब्स की बात है। ठीक है, और यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश में टोटल 0.6% पाई जाती हैं भारत की कुल जनजातियों का, मतलब बहुत कम जनजातियां हैं लेकिन कुछ प्रमुख जनजातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। 0.6% भारत की कुल जनजातियों का उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। टोटल जनजातियां, कुल जनसंख्या कितना है? 8.6, भारत की सेंसस की बात है, और उत्तर प्रदेश में है 0.6%। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? अब 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है। अब हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं इसके लिए एक कानून बना हुआ है, अनुसूचित जनजाति आदेश अधिनियम 1967 के तहत उत्तर प्रदेश की जनजातियों में भोटिया, नाम से ध्यान से सुनिएगा, भोटिया, भोटिया आपकी उत्तर प्रदेश में भी पाई जाए। एक होती है भूटिया, भूटिया आपकी सिक्किम की जनजाति है, भूटिया सिक्किम की है, भोटिया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, थारू, थारू जनजाति, थारू, एसटी का दर्जा इनको दिया गया। ठीक है, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू, एसटी का दर्जा इनको दिया गया है। एसटी का दर्जा प्रदान किया गया है इन सभी को लेकर के। इसके अलावा एक अधिनियम और आपका आया है, उत्तराखंड जब आपका बन गया, ये तो पहले 5 जनजातियां होती थी आपकी, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू। ठीक है, इसके बाद जब उत्तराखंड का निर्माण हो गया, उत्तराखंड बन गया 9 नवंबर सन 2000 को, तो उसके बाद 2003 में एक और संशोधन लाया गया और उस संशोधन के तहत 10 अन्य जनजातियों को एसटी का दर्जा प्रदान किया गया। देखिए भारत में एसटी का दर्जा, अनुसूचित जनजाति का दर्जा हमारे देश के राष्ट्रपति ही प्रदान करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, यही संवैधानिक उपबंध है। तो राज्य की प्रमुख जनजातियों के बात मैं यहां पे कर रहा हूं। एक तो गोंड समूह की जनजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। गोंड समूह भारत में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड समूह ही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं जनजातियां इसमें, लेकिन भारत में गोंड में देखिए गोंड आता है, धुरिया आता है, नायक आता है, ओझा आता है, पथारी आता है और राजगोंड आता है। ये सब गोंड समूह की जनजातियां हैं। ठीक है, और ये जनजातियां कहां पाई जाती हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही। यहां पे एक चीज और स्पष्ट किए दे रहा हूं सेशन के शुरू में ही, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला है, सबसे ज्यादा जनजाति वाला जिला है। यहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज और मिनरल्स भी पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत सारी उत्तर प्रदेश सरकार की परियोजनाएं, यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं, यहीं पे सोन नदी और रिहंद नदी होकर के बहती हैं, तो जनजातीय जिला के तौर पे हम इसको जानते हैं। ठीक है, सोनभद्र को। तो ये सारी जगहों पे जहां पे गोंड समूह का मैंने आपको लिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, ये जो हमारा पूरा का पूरा तराई बेल्ट है, भाबर और तराई बेल्ट है, यहाँ पे जनजातियों का निवास स्थान है। और इधर सोनभद्र, मिर्जापुर क्षेत्र में भी जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक तो ये दिमाग में बैठा के रखना है। इसके बाद दूसरा है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति समूह, देखिए जनजाति समूह में कई सारी जनजातियां आती हैं, तो खरवार जनजाति समूह में देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके बाद है एक आपका अगली जनजाति समूह है आपकी बैगा जनजाति। बैगा जनजाति आपकी सोनभद्र में पाई जाती है। बैगा जनजाति आपकी कहां पाई जाती है? सोनभद्र जनजाति, सोनभद्र में। और 2 जनजातियां और हैं, पंखा और पोनका।
ये छोटी छोटी जनजाति समूह है, पंखा और पोनका, ये भी सोनभद्र में पाई जाती हैं। इसके बाद एक है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? ललितपुर में पाई जाती है सहरिया जनजाति। ठीक है, सहरिया जनजाति कहां पाई जाती है? ललितपुर क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद एक है आपका अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति भी आपकी कहां पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। पटारी जनजाति, पटारी जनजाति भी सोनभद्र में पाई जाती है। सहरिया जनजाति, सोनभद्र वाले क्षेत्र में भी सहरिया जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो अहरिया ललितपुर में, ठीक है, जो है सहरिया ललितपुर में, अहरिया सोनभद्र क्षेत्र में। सोनभद्र क्षेत्र आप ध्यान रखना, ज्यादातर जनजातियां पाई जाती हैं। चेरी जनजाति ये भी सोनभद्र वाराणसी में पाई जाती है। भुइया जनजाति ये भी सोनभद्र में पाई जाती है। अब यहाँ पे थारू जनजाति की बात करते हैं। थारू जनजाति के लोग हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो दीपावली को शोक पर्व के तौर पे मनाते हैं और दूसरा तराई वाले रीजन पे, ये जो आपका लखीमपुर खीरी क्षेत्र है, लखीमपुर खीरी में वहीं पे दुधवा नेशनल पार्क है, वहां पे भी थारू जनजाति के लोगों का, यदि आप में से कोई थारू समूह से मुझे सुन रहा है तो एक बार जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। आप किसी भी जनजाति समूह से हैं और यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं तो आप जरूर से जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो थारू जनजाति समूह का निवास स्थान है तराई क्षेत्र। ठीक है, और इनके प्रमुख वंशज हैं किरात वंश से जुड़े हुए हैं और इनका जो भवन निर्माण होता है वो लकड़ी के लट्ठों पर ये अपने जो है भवनों का निर्माण करते हैं और इनपे संयुक्त प्रथा पाई जाती है, संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। दीपावली को शोक पर्व के तौर पे मनाती है जनजाति। किस लिए मनाती है? दीपावली के शोक पर्व के तौर पे मनाती है। यहाँ पर बदला विवाह पद्धति, ठीक है, और प्रमुख त्योहार है इनका बजहर, प्रमुख त्योहार है बजहर। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। थारू जनजाति के बारे में सामान्य बातें ये हैं और इनका निवास स्थान है तराई प्रदेश। ठीक है, तराई प्रदेश में ज्यादातर जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है आपका थारू जनजाति। उत्तराखंड में भी ये जनजातीय समूह पाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ये जनजाति समूह है। इसके बाद है बुक्सा जनजाति। ठीक है, बुक्सा के बारे में मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, बैगा भी आपकी है। बुक्सा, बुक्सा के प्रमुख देवता है चामुंडा देवी। चामुंडा देवी को पूछते हैं। प्रमुख क्षेत्र है बिजनौर क्षेत्र में पाई जाती है आपकी। ठीक है, और तकत जो है पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, इसको हम तरवत भी बोलते हैं, तरवत पंचायत का। और जो है यहाँ पे पटवार राजपूत घराने से माफ करिएगा, पटवार राजपूत घराने से इनका संबंध जो है देखा जाता है। पटवार राजपूत घराने से इनका जुड़ाव हम देखते हैं, पटवार राजपूत घराने से इनका जुड़ाव देखते हैं। इकोनॉमी का मुख्य सोर्स इनका एग्रीकल्चर है, कृषि से जुड़े हुए हैं। जौनसारी, प्रमुख उत्पादन इनका जो है क्या है आपका, जो दिया सलाई वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है ये कई सारे नृत्य भी करते हैं, जैसे रासो नृत्य है ना, धोई नृत्य, धुइया नृत्य, सोआई नृत्य और कई सारे कर्मा नृत्य है ना। कर्मा नृत्य खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य है, लेकिन इनका जो प्रमुख आपका जो जौनसारी आपकी है, ये आपका इनका प्रमुख उत्पादन जो है वो यहां पर हाँ विक्सु और पोचाई दियाई के नाम से इनका प्रमुख जो है प्रमुख जो इनका उत्सव है, ये प्रमुख उत्सव के तौर पे मनाते हैं। और प्रमुख जो इनका नृत्य है वो है रासो नृत्य, घूमसू नृत्य, धोई नृत्य, घूदड़ा नृत्य, सराई नृत्य, अंडे और कांडे नृत्य, ये कुछ प्रमुख नृत्यों के तौर पे इनका देखा जाता है। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक है माहीगीर जनजाति। माहीगीर जनजाति समूह जो है ओबीसी सूची में भी सम्मिलित है जनजाति समूह, और बिजनौर में सबसे ज्यादा पाया जाता है माहीगीर जनजाति समूह। और इसका प्रमुख धर्म इस्लाम धर्म से, माहीगीर आपका इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है और इनकी अर्थव्यवस्था मछली पालन से जुड़ी हुई है। इनकी इकोनॉमी किससे जुड़ी हुई है? मछली पालन से जुड़ी हुई है। ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये कुछ प्रमुख जनजातीय समूह हैं जो कि उत्तर प्रदेश में थे। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? गोंड जनजाति समूह। सबसे ज्यादा गोंड जनजाति समूह के लोग उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, फिर खरवार जनजाति के लोग पाए जाते हैं, फिर थारू जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो गोंड जनजाति, खरवार जनजाति और थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति। इसके द्वारा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा महाविद्यालय की स्थापना की गई। क्या की गई? महाविद्यालय की स्थापना की गई। और उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम के द्वारा 2001-2002 में जो है एक योजना भी आपकी स्टार्ट की गई है
और अभी आपको पता है पीएम जनमन योजना भी स्टार्ट की गई है, जो कि केंद्रीय योजना है, जो कि जनजातीय विकास को लेकर के है। इस बार के बजट में भी जनजातियों को लेकर के विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के विकास के लिए अभी एक विश्वविद्यालय भी बनाया गया है, लखीमपुर खीरी में महाविद्यालय को बनाने की यहां पे योजना की गई है। ठीक है, तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी जनजाति लेकिन गोंड है, फिर खरवार आपका आता है, फिर आपका थारू आता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पे। भूया जनजाति आपकी सोनभद्र में पाई जाती है, चेरो जनजाति सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्पष्ट कर दिया मैंने। खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा नृत्य है, प्रमुख नृत्य, और मूल निवास है पलामू झारखंड से है खरवार जनजाति। पलामू झारखंड से आपकी खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश में भी ये पाई जाती है, आपकी सोनभद्र क्षेत्र में। ठीक है, माहीगिर जनजाति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ओबीसी में आपका अवस्थित है ना। प्रमुख धर्म इस्लाम है, अर्थव्यवस्था जो है इनका मछली पालन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है, स्पष्ट है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एग्रीकल्चर से पहले हम उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। मैच द फॉलोइंग भी होते हैं, सीधा सीधा भी पूछ लेता है, तो इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके निकलेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कितने? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 39 है, और जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं इनकी संख्या 36 है। कितनी है? 36। अब मैं एक बार केंद्रीय विश्वविद्यालयों के यहाँ पे नाम बताऊंगा। एक तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है आपकी उत्तर प्रदेश में, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1887 में बनी थी, और बहुत ही मतलब एक गौरवशाली जो है इतिहास है इस यूनिवर्सिटी का। आज के टाइम पे बहुत सारे आईएएस पीसीएस अधिकारी से लेकर के देश के जो शासन तंत्र में बैठे हुए लोग हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकले हैं। आप में से यदि कोई छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, मुझे पता है आप लोग देख रहे हैं इस सेशन को। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हमारी सबसे पुरानी उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। दूसरी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, ये IIT भी है। यहाँ पे अब तो बहुत सारी चीजें हैं, IIT से लेकर हर तरीके के यहाँ पर आपको कोर्सेज हैं। बनारस में है, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्टैब्लिशमेंट किया गया था 1916 में BHU का। इसके बाद AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, 1920 में है। इसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 1996 में। इसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में पड़ता है, इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद जो है आपका भी एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये 2014 में बनाया गया झांसी में। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में बनाया गया। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में बनाया गया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान है, मैं एक एक करके शोध संस्थानों के बारे में आपको बता देता हूं। इनसे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे रिसर्च सेंटर उत्तर प्रदेश में एस्टैब्लिश्ड हैं। ये तो हो गए शिक्षण संस्थान, स्पष्ट है। 6 टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, मैंने नाम बता दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है, और इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में। झांसी में एक स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, है ना। इसके बाद है यूपी के शोध संस्थान, एक है केंद्रीय औषधि एवं जो है सगंध पौधा संस्थान, ये आपका जो है कहां पर अवस्थित है? ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, ये आपका लखनऊ में अवस्थित है। कहां पर है? लखनऊ में। ज्यादातर आप देखेंगे काफी सारे लखनऊ में आपको मिलेंगे। इसके बाद है भारतीय विषय विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में अवस्थित है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च, ये भी आपका लखनऊ में अवस्थित है। लखनऊ हमारे देश की राजधानी है, तो बड़े बड़े जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, कुछ लखनऊ में है, कुछ अलग भी है। जैसे गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र है, यहाँ पर राष्ट्रीय यूनानी आपका एक जो है अभी बनाया गया है, 2022 में उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने। तो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा केंद्र के जस्ट बगल में राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र भी है। ठीक है, गाजियाबाद में अवस्थित है। इसके बाद भारतीय पशु चिकित्सा केंद्र अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में पड़ता है, बरेली में। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र झांसी में पड़ता है आपका। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये भी इज्जत नगर बरेली में है। तो इज्जत नगर बरेली में 2 हैं आपके, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और दूसरा है आपका
अब देखो बरेली जैसे ही मैंने नाम लिया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बरेली मंडल है, और बरेली मंडल में 4 जिले हैं, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली। ठीक है, 4 जिले तुरंत दिमाग, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, ये दिमाग में है। मुरादाबाद में 5 जिले हैं, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर, मुरादाबाद। ठीक है, सहारनपुर में 3 जिले हैं, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। दिमाग में इस तरीके से जब उत्तर प्रदेश आने लग जाएगा तो उत्तर प्रदेश आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लखनऊ में टोटल 6 जिले हैं, लखनऊ भी मंडल है, लखनऊ मंडल में 6 जिले हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं? रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, ठीक है, और आपका जो है लखीमपुर खीरी, और लखनऊ स्वयं है यहां पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, स्पष्ट रहेगा। रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इस तरीके से मंडल आपको अपने दिमाग में बैठा के रखने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र झांसी में पड़ता है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में पड़ता है, सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में कई बार पूछता है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये आपका जो है इसका पुराना नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, अब इसका नाम हो गया केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ में पड़ता है आपका। ठीक है, इसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में पड़ता है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में पड़ता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में पड़ता है। राष्ट्रीय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका जो है ये भदोई में, कालीन प्रौद्योगिकी, कालीन मतलब आप समझते हैं ना, जो जमीन में बिछाने वाली आपकी कालीन होती है, तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में पड़ता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी केमिकल्स, ये आपका नोएडा में पड़ता है। अनुसंधान भारतीय रेलवे, ये लखनऊ में पड़ता है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपका नोएडा में पड़ता है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान आपका नोएडा में पड़ता है। सेंट्रल पल्प एंड जो है पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका सहारनपुर में पड़ता है। इसके बाद है कोशिकीय एवं विवरण जो है बुद्धिशास्त्र संस्थान नोएडा में पड़ता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में पड़ता है। ये कुछ आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में पड़ता है। अगला है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में पड़ता है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में पड़ता है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये आपका प्रयागराज में पड़ता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका कई बार पूछा गया है, ये कानपुर में पड़ता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में पड़ता है आपका। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये आपका कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में, आपको पता है कि वहाँ पर साड़ी उद्योग, बनारसी साड़ी, ये सब मतलब बहुत फेमस वहाँ का उत्पाद है आपका। इसके बाद है आपका बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये लखनऊ में पड़ता है आपका। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में पड़ता है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडीक्राफ्ट आपका कानपुर में पड़ता है। इसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, स्थापना 1976 में की गई। हिंदी संस्थानम की स्थापना 1976 में की गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली में पड़ता है और गोरखपुर में पड़ता है। एम्स आपका रायबरेली और गोरखपुर दोनों पर है। इसके बाद है जेके कैंसर संस्थान कानपुर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में पड़ता है। उत्तर प्रदेश भाषा विज्ञान की स्थापना 1958 में है। ठीक है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1981 में की गई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में की गई थी। अब यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक संस्थान है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आता है। एक है भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, 1926 में है। पहले मैरिज कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना की गई थी और 1922 में इसका नाम भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से इसको बना दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, और राज्य ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश में 1962 में इसका जो है निर्माण किया गया था। उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी लखनऊ में आपका अवस्थित है, 1996 में बनाई गई। उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी 5 मार्च 1999 में ये आपकी बनाई गई। ठीक है, और इसके बाद राज्य संग्रहालय आपका उत्तर प्रदेश में है, 1863 में बनाया गया था। 1905 में इसका नाम बदल के प्रांतीय संग्रहालय की जगह पे राज्य संग्रहालय रखा गया।
ठीक है। तो ये कुछ आपके शिक्षण संस्थान है, एक दो बार आप इस सेशन को दोबारा रिवाइज करके सुनोगे तो आपको ये संस्थान, रिसर्च, जितने भी शोध संस्थान है सारे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, एक दो बार इनको सुन लीजिएगा, कोशिश मेरी यही है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है। यदि इनसे क्वेश्चन आता है तो आपको ये अपने दिमाग में बैठा के चलना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा कृषि संबंधी डेटा पे चलते हैं। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ डेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, कृषि संबंधी तथ्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जो मेरुदंड है वो एग्रीकल्चर है, आप सभी को पता है ना। एग्रीकल्चर आधारित अर्थव्यवस्था है पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की। सबसे ज़्यादा रोजगार भी लोगों को यहाँ पे एग्रीकल्चर से मिल रहा है और सबसे ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर पे ही लगे हुए हैं। कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो संख्या 9 है टोटल। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों से बांटा गया है। इससे 100% क्वेश्चन पूछता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या 9 है। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहता है। यदि हम सकल सिंचित क्षेत्र की बात करें तो 229.94 लाख हेक्टेयर यहाँ का सकल यानी टोटल आपका सिंचित क्षेत्र 229.94 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात करें तो 144.16 लाख हेक्टेयर जो है आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र की बात करें तो 163.68 लाख हेक्टेयर है आपका। उत्तर प्रदेश की चकबंदी योजना 1954 में प्रारंभ की गई थी। किसान मित्र योजना 1 जून सन 2000 में आपका प्रारंभ किया गया। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में स्टार्ट की गई। किसान रथ योजना 2011 में स्टार्ट की गई। ऊर्जा शहर योजना 2008 में स्टार्ट की गई। किसान बही योजना 1992 में स्टार्ट की गई। सबसे बड़ी नहर उत्तर प्रदेश की शारदा नहर है। सबसे पुरानी नहर आपकी पूर्वी यमुना नहर है 1830 में। 1830 में सबसे पूर्वी नहर के तौर पे, सबसे पूर्वी यमुना नहर के तौर पे 1830 में आपकी ये जो है सबसे पुरानी नहर थी। ठीक है, तो ये कुछ आपका एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें। अब थोड़ा सा एक बार डिटेल में आते हैं। देखिए, गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला वो हरदोई है। देखो, सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, जो चीजें पूछे जाएंगी वो चीजों को मैं पहली प्राथमिकता दे रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश में जिलों में कहां पे किस चीज का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है, इससे प्रश्न पूछता है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन है गेहूं का। ठीक है, हरदोई है सबसे ज्यादा उत्पादक जिले के तौर पे। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादकता आपका जो है बागपत में है, सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें। इसके बाद हम बात करते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र भी हरदोई का ही है गेहूं के क्षेत्र में। ज्वार की बात करें तो ज्वार में सर्वाधिक उत्पादक आपका जो है ज्वार में जिला उत्पादन के क्षेत्र में है बांदा। बांदा में सबसे ज्यादा ज्वार होता है। सर्वाधिक उत्पादकता सोनभद्र की है। गेहूं, जौ, तंबाकू, सरसों, आलू, लाही, मटर और चना ये रबी की प्रमुख फसलें हैं जो कि उत्तर प्रदेश में होती हैं। गेहूं, जौ, तंबाकू। तंबाकू एक नगदी फसल है, वाणिज्यिक फसल है। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होती है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे तंबाकू की खेती ज्यादा है। सरसों, आलू, लाही, मटर और चना, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब चलिए एक बार मैं थोड़ा सा टॉपिक बदल रहा हूं, फिर आएंगे। अभी एग्रीकल्चर का कुछ डेटा और है, मैं डेटा से आपका दिमाग थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं। आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र में, इससे दिमाग थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के नदियों के बारे में बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां बहती हैं और बहुत बड़ा नदियों का जाल है। दो बड़े नदी तंत्र हैं, एक गंगा नदी तंत्र, एक यमुना नदी तंत्र, आप सभी जानते हैं। अब मैं इनको 3 भागों में विभाजित कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के स्थलों के आधार पे, उद्गम स्थलों के आधार पे 3 भागों में नदियों का विभाजन किया जा सकता है। पहला, हिमालय से निकलने वाली नदियां। कुछ नदियां ऐसी हैं जो हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपकी। ठीक है, यमुना, यमुनोत्री बंदरपुक्ष ग्लेशियर से आपकी निकलती है। रामगंगा, ये आपका कुमाऊं हिमालय से निकलती है, दुधा टोली पहाड़ी से निकलती है, चमोली वाले क्षेत्र से। ठीक है, तो ये आपकी कैसी नदियां हैं। इसके अलावा ये जो आपकी घाघरा है, घाघरा पहले करनाली नदी के नाम से, फिर शारदा नदी बनती है, शारदा नदी से फिर ये आपका घाघरा बनती है। तो ये नेपाल से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है, मापचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। और यहीं पर आपका जो है, तो ये कुछ आपकी पहले हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरा प्रकार है आपका मैदान से निकलने वाली नदियां। कुछ नदियां मैदान से निकलती हैं, कुछ नदियां मैदान से निकलती हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे कि आपका यहाँ पे है गोमती नदी। गोमती नदी मैदान से निकलती है। तराई रीजन में एक फुलहर झील है, वहां पे गोमत ताल है, वहां से निकलने वाली नदी है आपकी। ठीक है, तो गोमती हो गई। वरुणा, वरुणा
वरुणा के बारे में जानते हैं ना, दो नदियां मिलती हैं, वरुणा और अस्सी, दोनों के मिलन पे ही वाराणसी बना हुआ है, ठीक है। वहीं पे बीच का क्षेत्र काशी है, प्राचीन काशी, बहुत प्राचीन नगरी है काशी। तो वरुणा नदी आपकी हो गई। रिहंद नदी, रिहंद नदी सोन में जाके मिल जाती है, ये सोनभद्र वाले रीजन में बहती है, इसी पे रिहंद परियोजना भी है। गोविंद बल्लभ भाई सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर भी इसके पीछे बनता है आपका, रिहंद परियोजना के पीछे ही, ठीक है। तो गोमती नदी हो गई, वरुणा नदी हो गई, रिहंद नदी हो गई, पांडो नदी, ईशन नदी, इनका सबका उद्गम आपका कहाँ पे, कई सारी झीलों से है या कुछ दलदली क्षेत्र हैं वहां से नदियां आपकी निकलती हैं, फिर रूप बड़ा होता जाता है। कुछ नदियां हैं जो दक्षिण के पठारी रीजन से निकलती हैं। तो पहला हिमालय से निकलने वाली, दूसरा है मैदान से निकलने वाली, तीसरा है पठार से निकलने वाली। तीन ही भाग हैं, तीन ही तरीके। हिमालय में आपके ग्लेशियर्स होंगे, ठीक है, और मैदानी क्षेत्र में झीलें हैं। इनका जो मेन सोर्स होता है वो मानसूनी नदियों के तौर पे होता है। हिमालय तो सतत वाहिनी है, बाकी मानसूनी नदियां हैं, और पठारी रीजन पे भी मानसून के टाइम पे ही यहाँ पे तो पठार से कई सारी नदियां निकलती है, जैसे सोन नदी, सोन हो गई, चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, रिहंद हो गई, है ना, रिहंद आपका मैदानी से, कन्हार हो गई, है ना, टोंस नदी हो गई, टोंस नदी भी यहाँ पे निकलती है, कैमूर पहाड़ी से श्रेणी से निकलती है, पठार से, दक्कन के पठारी रीजन से ही। टोंस आपका प्रयागराज के आगे सिरसा एक जगह पड़ती है, सिरसा प्रयागराज में जाके मिल जाती है। टोंस गंगा की सहायक नदी है। तो ये कुछ प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। आप चलिए एक एक नदियों की बात करते हैं। सबसे पहले गंगा की बात करते हैं। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, आप सभी जानते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं। ये एक उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, गंगोत्री धाम के नाम से जानते हैं इसको। तो यहां से निकलती है आपकी, और यूपी में बिजनौर में प्रवेश कर जाती है, बिजनौर में उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तर प्रदेश में टोटल देखो, इसकी टोटल लंबाई 25-25 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई है गंगा की भारत में। एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी मतलब ये बाद में बांग्लादेश में भी प्रवेश करेगी। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं इसको। पद्मा किससे मिलती है? जमुना से। जमुना कौन है? ब्रह्मपुत्र। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम जमुना कहते हैं। जमुना, यमुना नहीं, यमुना भारत में बहने वाली नदी है, जमुना बांग्लादेश में बहने वाली नदी है। पद्मा में मिल जाती है और बाद में इनकी संयुक्त धारा जो है पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर इनसे एक बराक नदी आके मिलती है, वहां से धारा का नाम मेघना हो जाता है। उसको बराक या मेघना नदी मणिपुर पहाड़ियों से निकलती है। तो जो अंतिम नदी जाती है गंगा का, जो अंतिम जो है सुंदरबन का जो डेल्टा बनता है, गंगा एक तो हुगली के नाम से नीचे चली जाती है ना। हुगली भी एक पवित्र नदी है, कर्नाटक के, वो कोलकाता की नदी है आपकी। इसी के नीचे आपका जो है हल्दिया बंदरगाह है, कोलकाता शहर बसा हुआ है हुगली के किनारे ही। और उधर जो है तो हुगली और मेघना के बीच में सुंदरबन का डेल्टा है आपका। तो गंगा बहुत बड़ी नदी है और उत्तर भारत की प्राण रेखा है। मैं तो कहता हूं पूरे भारत की प्राण रेखा है, सबसे पवित्र नदियों में से एक है। हाँ, आज के टाइम पे हमने प्रदूषित बहुत कर दिया इस नदी को। उत्तर प्रदेश में टोटल 1450 किलोमीटर बहती है ये, ठीक है। गंगा का जो है लगभग ये 28 जिलों से होकर के बहती है गंगा। उत्तर प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करती है, 1450 किलोमीटर यूपी में लंबी है, गंगा के 28 जिलों से होकर के बहती है, ठीक है। ये गंगा जो है हल्दिया से प्रयागराज के बीच में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का निर्माण करती है, नेशनल वाटरवेज 1 का निर्माण करती है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का निर्माण करती है। गंगा का निर्माण 6 प्रमुख धाराओं से होकर के हुआ है और 5 संगम यहां पर पड़ते हैं, ठीक है। गंगा जो बनी है ना उत्तराखंड में, पहले आप जब जाएंगे उत्तराखंड तो सबसे पहले आपको ऋषिकेश से ऊपर चढ़ेंगे और कभी आप केदारनाथ की यात्रा करेंगे, बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे, बद्रीनाथ वाले रूट में तो सारे ही मिल जाएंगे। तो यहां पर आप पाओगे एक देवप्रयाग एक जगह है, देवप्रयाग में ही गंगा गंगा बनती है। यहां से मैंने भारत दर्शन का वीडियो किया है, आप लोग उस सेशन को जरूर देखिएगा। तो अलकनंदा जब भागीरथी में मिलती है तो वहीं देवप्रयाग में उनका संगम होता है और वहीं से गंगा कहलाती है, ठीक है। इसके बाद रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का संगम किससे होता है? मंदाकिनी से, ठीक है। तो वहां पर मंदाकिनी, अलकनंदा मुख्य नदी है, ध्यान लीजिए। और जब अलकनंदा भागीरथी से मिलती है तो वही भागीरथी गंगा कहलाती है। भागीरथी आपका हरसिल वैली वाले क्षेत्र से, वहां से गंगोत्री से निकल के आती है, वो रूट अलग है, ठीक है। भागीरथी का देवप्रयाग में संगम होता है और बड़ी ही जो है प्रचंड धारा है यहाँ पे। नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से, कर्ण प्रयाग में पिंडर मिलती है अलकनंदा से, ठीक है। और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, ठीक है। विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा मिलती है, विष्णु गंगा मिलती है अलकनंदा से। और इससे ऊपर धौली गंगा सतोपत ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, वो जाकर के अलकनंदा में मिलती है। तो विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। अब इसकी गंगा की सहायक नदियों की बात करें बाएं तरफ से, यानी इसके दाहिने तट से। देखिए बाएं तरफ का मतलब क्या है कि नदी का प्रवाह इस दिशा में, तो इसका बायां तट ऊपर होगा,
ऊपर को हम उत्तरी किनारा भी बोलते हैं, उत्तरी किनारे से, और ये दक्षिणी किनारा है नीचे वाला। ठीक है, तो नीचे देखो है, ये ध्यान रखिएगा, नदी चूंकि इस दिशा में बैठ रही तो ये ऊपर वाला बायां तट है, संभवतः ये सही मैं बोल रहा हूं, नीचे वाला दायां तट है। और किनारे की बात करें तो ये उत्तर नॉर्थ में पड़ता है तो इसको उत्तरी किनारा कहते हैं नदी का, और ये आपका दक्षिणी किनारा है। दक्षिणी मतलब दक्षिण में जो पड़ता है। तो चाहे हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां या उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियां। कौन कौन सी नदियां हैं आपकी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, क्रम से हैं। पहले रामगंगा है, फिर गोमती है, फिर घाघरा है, फिर इसके बाद आपका बिहार में पड़ती है गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, और दाएं तट से मिलने वाली नदियों में प्रमुख नदी आपकी यमुना है, और यमुना के बाद आपका टोंस पड़ती है, यमुना के बाद टोंस पड़ती है, टोंस के बाद आपका जो है सोन नदी मिलती है, पटना में मिलती है सोन नदी। ठीक है, सोन है, पुनपुन है, कई सारी नदियां मिलती हैं, वो फिर आगे मिलती हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो दो नदियां मिलती हैं, यमुना, पहले यमुना मिलती है, टोंस मिलती है। ठीक है, फिर सोन है, फिर पुनपुन है। इसके तटीय शहर की बात करें, गंगा के तट में फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर, ये सारी नदियां इसके तटों पर ये सारे बहते हैं। सोन नदी मिर्जापुर की प्रमुख नदी है, मिर्जापुर क्षेत्र में सोन नदी आपकी बहती है मिर्जापुर में, और मिर्जापुर एवं सोनभद्र क्षेत्र में आपका सोन नदी का जो है प्रवाह है यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहां पर जो है रिहंद नदी है। ठीक है, रिहंद नदी का उद्गम आप सभी को पता है, सोन नदी की सहायक है रिहंद नदी, यहीं पर देख लेते हैं। इसका जो है मतिरंगा पहाड़ी पड़ती है, मतिरंगा पहाड़ी, ये आपका पठार से निकल के आती है, सोन नदी की सहायक है रिहंद, मतिरंगा पहाड़ी से निकलती है और सोन नदी में जाकर के सोनभद्र में मिल जाती है। तो अभी इस पे आएंगे, इस पे हम बाद में और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरी प्रमुख नदी के बारे में, यमुना के बारे में। अभी गंगा की सहायक नदियों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा सा दूसरी प्रमुख नदी यमुना के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो जो यमुना नदी है, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। गंगा में आकर के प्रयागराज में मिलती है, और यहाँ पे हर 12 साल में महाकुंभ होता है, 2025 में महाकुंभ हो रहा है। ठीक है, भारत के 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। भारत का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में लगने वाला प्रयागराज संगम पर कुंभ मेला है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से जब अमृत कलश निकला तो उस अमृत कलश में 4 बूंदें भारत के 4 जगहों पर गिरी। एक आपका प्रयागराज है, दूसरा नासिक है, तीसरा उज्जैन है, और चौथा आपका हरिद्वार है। इस पे मैंने भारत दर्शन का एक वीडियो भी आपका जारी किया था, जो आपका हर की पौड़ी है। हर की पौड़ी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, वहां पर एक जगह पड़ती है ब्रह्मकुंड। हर की पौड़ी जब आप स्नान करने जाएंगे तो ब्रह्मकुंड सबसे पवित्र जगह कही जाती है वहां की, और ब्रह्मकुंड पे भी, ब्रह्मकुंड के किनारे भी आपका जो है लोग स्नान करते हुए आपको सबसे ज्यादा उस घाट में, मतलब कई सारे घाट बने हुए हैं लेकिन ब्रह्मकुंड घाट पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है। तो ब्रह्मकुंड में भी आपका जो है वहां पे भी कुंभ मेला लगता है। ठीक है, इन 4 जगहों पे कुंभ मेला लगता है। और क्षिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन है, महाकाल की धरती है, और प्रयागराज में जो है आपका संगम के किनारे बहुत बड़ा पूरा जो है मेला लगता है। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा मेला है, यूनेस्को का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के तौर पे है। तो ये आपका जो है कहाँ मिल जाती है? यमुना आपकी उत्तराखंड से कहाँ से निकलती है? बंदरपुच्छ चोटी से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल करके प्रयागराज में ये आकर गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई है 1385 किलोमीटर। टोटल कितनी है? 1385 किलोमीटर। ठीक है, ये हरियाणा, यूपी और हरियाणा दिल्ली की बॉर्डर बनाती है। हरियाणा, यूपी, हरियाणा, दिल्ली की बॉर्डर बनाती है। इसमें हथनी कुंड बैराज है आपका। हथनी कुंड बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है ना, यमुना जलमग्न हो जाती है, बाढ़ आ जाती है यमुना में, खतरनाक बाढ़ आती है, दिल्ली तक बहने लग जाता है। ये स्थिति हो जाती है हथनी कुंड में। ऐसे तो बहुत दूषित नदी है, आप कभी आओगे तो आप जो है यमुना को देखोगे पूरी काली पड़ गई है नदी, है ना, पूरी काले रंग की नदी है। नदी काली क्यों पड़ी है? उसके पीछे का कारण जो है यहाँ का औद्योगिक कचरा है, गंध मार रही है नदी। यही स्थिति मथुरा में है फिर, क्योंकि औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल शहर यहाँ पर स्टैब्लिश्ड है, और इंडस्ट्रियल शहरों के कारण से नदी की हालत बहुत मृतप्राय जैसी हो गई। हाँ, ये नदी आगे जाके बहुत अच्छी हो जाती है जब चंबल इसमें मिलती है। तब कभी आप जाएंगे तो जब आप हमीरपुर में इसी यमुना नदी को देखेंगे, वहाँ पे बेतवा का संगम है, उससे पहले इटावा में इसका जो है जब
चंबल का संगम होता है, नदी का स्वरूप थोड़ा सा बदल जाता है। बहुत शानदार। प्रयागराज में जाएंगे तो आपको यमुना का ही पानी मिलेगा, बिल्कुल विशाल पट है, गंगा भी है वहां पे पर विशाल पट है और बहुत शानदार जो है यमुना का जो है वहां पे भव्य घाट आपको देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे एक एक करके, हमारा डिस्कशन चल रहा था यमुना नदी को लेकर के। तो इसकी लंबाई 1385 किलोमीटर है। यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल है, सेंगर है ना, छोटी सिंध है, बेतवा है, केन है, टोंस। टोंस मतलब एक नदी यहाँ से आती है, इधर हिंडन के बगल में ही टोंस नदी है, तो ये हिमालयी नदी है। ये टोंस अलग है जो गंगा में मिलती है, ये आपकी तरमाकुंड से कैमूर श्रेणी एमपी से निकलती है, तो ये अलग नदी है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा आपको, ठीक है। टोंस हो गई, हिंडन हो गई, शारदा हो गई, गिरी हो गई, ऐसे करके छोटी छोटी नदियां हैं। इसके किनारे मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, इटावा है, कालपी एक जगह पड़ती है, हमीरपुर एक जगह पड़ती है, कौशाम्बी है ना। और ये इसका अपवाह क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका, इसका अपवाह क्षेत्र जो आपका है नदी का। तो ये आपकी दूसरी प्रमुख नदियों में से एक नदी है हमारी यमुना नदी, ठीक है। अब आ जाते हैं गंगा की सहायक नदियों में। सबसे पहले रामगंगा की बात करते हैं। रामगंगा का उद्गम होता है कुमायूं हिमालय क्षेत्र में दुधाटोली पहाड़ी से, ठीक है। इसके किनारे भारत का पहला नेशनल पार्क अवस्थित है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हैली के नाम से जानते हैं। 1936 में आपका बनाया गया था। यहां से भी भारत दर्शन का एक वीडियो मैं जारी कर चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत बढ़िया मैंने वीडियो बनाया था। इसके किनारे बरेली शहर बसता है आपका, रामगंगा नदी के किनारे, ठीक है, बरेली शहर, ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही होके आती है, ठीक है। और कन्नौज में ये गंगा में मिल जाती है, कन्नौज में संगम होता है इसका गंगा के साथ, ठीक है, रामगंगा का। दूसरी प्रमुख नदी है गोमतताल, फुलहर झील से निकलती है, पीलीभीत से। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका यहीं पे है, तो पीलीभीत से निकलती है, इसका नाम है गोमती। इसी के किनारे लखीमपुर खीरी पड़ता है आपका, ठीक है, लखीमपुर खीरी इसी के किनारे है। इसके बाद लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे है, जौनपुर आपका, जौनपुर को दो भागों में विभाजित करती है गोमती नदी। यहां से भी मेरा एक भारत दर्शन का वीडियो है, आप जरूर देखिएगा, सार्की साम्राज्य मैंने पढ़ाया है, वहां से मैंने गोमती नदी दिखाया है। शाही पुल बना हुआ है, अकबर के द्वारा बनाया गया था शाही पुल इसके ऊपर। तो गोमती नदी आपका, गोमती नदी की सहायक नदी है सई नदी, और ये गाजीपुर में जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो उद्गम स्थल है गोमतताल, फुलहर झील पीलीभीत से, और ये गाजीपुर में जाकर के मिल जाती है, ये आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। इसके बाद अगली नदी है आपकी घाघरा। घाघरा नदी जो आपकी है ये माप चापचुंगो ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, माप चाचुंगो ग्लेशियर। चीन में कर्नाली नदी के नाम से जानते हैं, नेपाल में यही आपकी शारदा नदी है, ठीक है, इसी में जाकर शारदा नदी के तौर पे, और बाद में जाके ही शारदा नदी घाघरा में मिल जाती है। तो घाघरा आपका, घाघरा की ही सहायक नदी सरयू है। आप जब अयोध्या जाएंगे तो वहां पे आप कभी मैप में देखिएगा तो उसमें घाघरा लिखा जाएगा, और उसका नाम ही सरयू रख कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने घाघरा का नाम सरयू भी कर दिया है, ठीक है, इसका नाम परिवर्तित हो चुका है। और सरयू ऐसे एक अलग नदी है, सरयू एक अलग नदी है, नंदाकोट पर्वत से निकलती है सरयू, और घाघरा में अयोध्या के पास ही मिल जाती है आपकी। तो इसका नाम, घाघरा का नाम भी अब नया नाम सरयू हो चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अयोध्या जैसा आध्यात्मिक शहर आपका इसके किनारे अवस्थित है, ये आपको दिमाग में बैठाना है। इसके अलावा राप्ती घाघरा की प्रमुख सहायक नदी है, राप्ती के किनारे ही गोरखपुर है। नेपाल हिमालय के राकुमकोट जगह से निकलती है राप्ती नदी, और ये आपका जो है एक जगह पड़ती है बरहज, देवरिया के पास, बरहज में जाकर के मिल जाती है राप्ती नदी। तो राप्ती के किनारे कौन अवस्थित है? गोरखपुर, ठीक है। उत्तर भारत में पूर्वांचल में देखो कुछ प्रमुख केंद्र डेवलप हो रहे हैं, एक गोरखपुर है, हमारे मुख्यमंत्री जी वहीं से हैं। तो गोरखपुर एक बहुत बड़ा मतलब इंडस्ट्रियल सेंटर के तौर पे वहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेसवे, हाईवे, इंडस्ट्रीज सब कुछ डेवलप की जा रही हैं। गोरखपुर के अलावा दूसरा जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है वो आपका हो रहा है कहाँ पर? दूसरा हो रहा है केंद्र के तौर पे अयोध्या। आप देखिए भारत की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पे उसको एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। जब से राम मंदिर बन रहा है, लोग जो है 22 जनवरी 2024 में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इसके बाद जो है तीसरा केंद्र बन रहा है बनारस, वहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और जिस तरीके से पूरा का पूरा वो प्राचीन केंद्र के तौर पे तो उसको भी डेवलप किया जा रहा है। तो इसके बाद सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, ये सारे क्षेत्र भी अब धीरे धीरे सैटेलाइट एरिया के तौर पे यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किए जा रहे हैं, इनका डेवलप। बाकी प्रयागराज है ही है आपका, प्रयागराज भी आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर आपका अवस्थित है। ये उत्तर प्रदेश की गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है।
अब मैं आता हूं यमुना में मिलने वाली नदियों में। यमुना में एक तो है चंबल। चंबल आपकी जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और इटावा के पास चंबल में मिल जाती है। इटावा के पास चंबल में मिल जाती है, वो माफ करिएगा यमुना में मिल जाती है, ठीक है। दूसरी प्रमुख नदी है सिंध नदी। ये भी आपका जो है मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र से निकलती है आपकी, और ये आपका जो है इटावा और हमीरपुर के बीच में जो है यमुना से मिल जाती है। तीसरी आपकी नदी है जो कि कुमायूं क्षेत्र से निकलती है, रायसेन क्षेत्र से, रायसेन जिला से, और ये आपका जो है हमीरपुर के पास बेतवा मिल जाती है। चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद बेतवा है, ठीक है। तो ये हमीरपुर के पास बेतवा में मिल जाती है। और चौथी आपकी कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, कर्णावती बोलते हैं इसको, प्राचीन नाम कर्णावती है। बोझा बांदा के पास जो है केन नदी आपका यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेतवा नदी है। बेतवा नदी का नाम जो है ध्यान से समझिएगा, पहले इसका नाम वेत्रवती था। बेतवा का प्राचीन नाम वेत्रवती था और केन का नाम कर्णवती था। इन दोनों को इंटरलिंक किया जा रहा है, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। बेतवा केन लिंक परियोजना सरकार के द्वारा प्रारंभिक, ताकि इस जगह पे जो बुंदेलखंड रीजन है इसको क्या किया जा सके, जो है जल प्रदान किया जा सके, पानी। ओरछा आपके बारे में, बेतवा के किनारे ही ओरछा है, प्राचीन नगर झांसी आपका हो गया, सब बेतवा नदी के आसपास ही आपका इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। इसके बाद टोंस नदी आपका है, तारमाकुंड पहाड़ी से निकलती है। तारमाकुंड कैमूर श्रेणी एमपी से निकलती है और ये आपका जो है गंगा पे मिल जाती है, सिरसा प्रयागराज के पास। गंगा की सहायक नदी टोंस है। और सोन के बारे में मैंने आपको बताया, ये आपका जो है अमरकंटक जो श्रेणी है जहां से नर्मदा निकलती है, उसी के पास से ही टोंस मध्य प्रदेश से सोन मध्य प्रदेश के पास से निकलती है और ये उत्तर की तरफ बहते हुए पटना के पास गंगा में मिल जाती है। तो सोन आपका सोनभद्र जिले से होकर के जाती है, इसलिए सोन के बारे में दो बातें। रिहंद के बारे में मैंने आपको बताया ही, सोन की सहायक नदी है, मतिरंगा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और इसके बाद जो है ये सोन की सहायक नदी के तौर पे आपकी है, सोन में सोनभद्र में जाके मिल जाती है। तो ये आपकी कुछ प्रमुख नदियां हैं। लगभग सारी नदियों के बारे में मैंने बता दिया। इन्हीं नदियों के कारण से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कार्य हुआ है। स्पष्ट है, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना, नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कुछ और तथ्यों के बारे में। अब लगभग मैं तथ्यों को आपको समेटने जा रहा हूं और ये एग्रीकल्चर से जुड़े हुए तथ्य हैं, जिन तथ्यों को मैं चाह रहा हूं कि आप लोग को समझ लें। मैंने रबी की फसलों के बारे में डिस्कस किया था। अब मैं आता हूं खरीफ की फसलों के बारे में। खरीफ की प्रमुख फसलों में चावल है, उत्तर प्रदेश में होता है, बाजरा होता है, ज्वार होता है, गन्ना, कपास, मक्का, ये सारी फसलें हैं, ठीक है। जायद की फसलों की बात करें तो ककड़ी हो गया, है ना, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, सब्जियां हो गई, है ना, जितनी भी सब्जियां सारी जायद की फसलों के बारे में। मार्च अप्रैल के महीने में जायद की फसल है और नवंबर से लेकर के आपका मार्च तक आपका रबी की फसल है और जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक आपकी खरीफ की फसल होती है। उत्तर प्रदेश में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है और आम की बहुत सारी किस्में यहाँ पे पाई जाती हैं। तो आम की प्रमुख किस्मों की बात करें, सबसे ज़्यादा जो है लखनऊ में आम होता है, मलिहाबादी आम बोलते हैं। लखनऊ में सबसे ज़्यादा आम होता है और लखनऊ के बाद बरेली हो गया, मेरठ हो गया, वाराणसी हो गया, सहारनपुर हो गया, यहाँ पे बहुत सारी आम पाए जाते हैं। आम की प्रमुख किस्मों की बात करें कि कौन कौन सी किस्में यहाँ पर पाई जाती हैं, तो यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार का, एक तो लंगड़ा आम पाया जाता है, दशहरी आम को ही मलिहाबादी क्षेत्र लखनऊ में आपका पाया जाता है, ठीक है। और स्टेम आम ये सहारनपुर और मेरठपुर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार की किस्में यहाँ पे पाई जाती हैं। अमरूद का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में बहुत होता है, लखनऊ वाले रीजन में, ठीक है। एक है लखनऊ 49 सरदार, ये एक किस्म का नाम है। इलाहाबादी सफेदा, ये भी एक किस्म है। सूखा, ये भी एक किस्म है, ठीक है। इसके अलावा ललित, ये भी आपकी एक किस्म है, ये भी इसकी एक किस्म है। आप कभी अमरूद जाते होंगे तो वहाँ पे किस्मों के बारे में आप हमारी समझ कम होती है, लेकिन आम में हम किस्में सारी जानते हैं। आम में आप चले जाइए, आप आम्रपाली, अल्फांसो, दशहरी है, ये लंगड़ा है, ये सफ़ेदा है, ये चौसा है, सारी किस्में आप जानते होंगे। ऐसे ही केला की भी किस्में होती हैं। केला की किस्में मालभोग, दूधसागर, अधेश्वर, चीनी, चंपा, अल्फान, है ना, बनारसी, कपूरी, देशावरी, है ना, ये रामटेक, मगही, ये सब पान भी होते हैं। पानों के बारे में भी आएंगे। पान की भी बहुत सारी किस्में, उत्तर प्रदेश में पान की बहुत सारी फसलें होती हैं। मीठा, महोबा, बनारसी, कर्पूरी, दसावरी, है ना, ककतैया, रामटेक, मगही, ठीक है। केला की प्रमुख में मालभोग, दूधसागर, अधेश्वर, चीनी, चंपा, अल्फान, ये आपकी केला की प्रमुख किस्में हैं।
पान की प्रमुख किस्मों की बात करें तो मीठा, महोबा, बनारसी, कर्पूरी, ठीक है, दसावरी, कलकतिया, रामटेक, मगही, ये सारे कांप के, सांची, बांग्ला, ठीक है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण क्षेत्र कहां पर आपका अवस्थित है? महोबा में। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण क्षेत्र कहां पर अवस्थित है? महोबा में। प्रमुख आंवला उत्पादक क्षेत्र जिला कौन सा है आपका? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आंवला खूब होता है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ आंवला प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है ना। इसके अलावा लीची का उत्पादक सहारनपुर में सबसे ज्यादा होता है। लीची वैसे देखा जाए तो आपका मुजफ्फरपुर पड़ता है बिहार में, वहां पर सबसे ज्यादा है आपका लीची मुजफ्फरपुर में, लेकिन यहाँ पे सहारनपुर में लीची पर्याप्त होती है उत्तर प्रदेश में, और मेरठ वाले क्षेत्र में भी होती है, ठीक है। प्रमुख अमरूद उत्पादक की बात करें तो गाजीपुर में अमरूद सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कन्नौज में इत्र बनाया जाता है। इत्र उत्पादन केंद्र आपका कन्नौज है। कन्नौज में इत्र का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इत्र नगरी के तौर पर हम जानते हैं। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री भी आपकी कहां पर है? गाजीपुर में। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहां पर है? आप ध्यान रखिएगा, अफीम फैक्ट्री आपकी एकमात्र कहां पर है? गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री हमारे यहां पे है, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इसके बाद प्रदेश का प्रथम स्थान गेहूं में, मैसूर में, है ना, खाद्यान्न उत्पादन में, इसके बाद आपका सब्जी उत्पादन में, बागवानी में, आलू में, आम में, अमरूद में, आंवला में, गन्ना में, दूध में, मांस में, इनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे चावल, चीनी, बाजरा, इन सब पे उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर तंबाकू उत्पादन, ठीक है, तूर उत्पादन, चौथे नंबर पे सरसों हो गया, पांचवें नंबर पे दलहन उत्पादन में पांचवें नंबर पे है, ठीक है। सबसे ज्यादा है चना उत्पादक के तौर पे, सबसे ज्यादा आपका ये पड़ता है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपके उत्तर प्रदेश की प्रमुख उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। और यहां से अब मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। लगभग ये सारे फैक्ट हैं जो प्रमुख फैक्ट हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिए। हाँ, फूलों की कृषि कहां पर होती है? प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर, कन्नौज, मिर्जापुर और वाराणसी में। यहां पे फूलों की कृषि भी उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में होती है, ठीक है। इसके बाद थोड़े से फैक्ट और हैं। मक्का उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादकता वाला है हरदोई। यहां पर मक्का उत्पादन होता है, सर्वाधिक क्षेत्र आपका कन्नौज में है, सर्वाधिक उत्पादक जिला है बहराइच। मक्का उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादकता हरदोई में है, सर्वाधिक क्षेत्र कन्नौज में, और सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला है हरदोई। अरहर की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादकता है यहाँ पे इटावा में, सर्वाधिक क्षेत्र बांदा में है, और सर्वाधिक उत्पादकता आपका फतेहपुर में है। सबसे ज्यादा फतेहपुर में आपका अरहर होती है। जौ की बात करें तो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता एटा में है। देखो, ये जो डेटा मैं बता रहा हूं ये समय के साथ थोड़ा बदलता भी रहता है, तो एक बार इस डेटा को अपडेट भी आपको करना चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि इसको समय के साथ अपडेट कर दूं। सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला आपका एटा है। अभी जो मैं बता रहा हूं सबसे लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं। सबसे ज्यादा जौ उत्पादक जिला एटा है। जौ का सर्वाधिक क्षेत्र आपका झांसी में पड़ता है। बाजरा की उत्पादकता की बात करें तो सबसे ज्यादा मैनपुरी में है, ठीक है, और सर्वाधिक क्षेत्र आपका बदायूं में। सर्वाधिक उत्पादकता जिला बाजरा में आगरा है। आगरा में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। देखो, तीन चीजें यहाँ पे, सर्वाधिक उत्पादकता मतलब जहां पे प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ज्यादा है मैनपुरी में, सर्वाधिक क्षेत्र बदायूं में है, सर्वाधिक उत्पादक जिला आगरा में है। चावल की बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्र आजमगढ़ में है, सर्वाधिक उत्पादकता बिजनौर में है, और सर्वाधिक उत्पादक जिला शाहजहांपुर में है, ठीक है। ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। यहाँ पे कुछ फैक्ट और हैं। एक उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी 1963 में बनाई गई आपकी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम संस्थान आपका ये लखनऊ में आपके है। हिंदुस्तानी एकेडमी ये प्रयागराज में अवस्थित है, 1927 में बनाई गई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान आपका 1976 में लखनऊ में बनाया गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय 1967 में आपका ये बनाया गया, ठीक है। भारतेंदु नाट्य एकेडमी लखनऊ में आपका अवस्थित है। जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना इलाहाबाद में हुई है। उत्तर प्रदेश
ये आपका जो अभिलेखाकार संस्थान है इलाहाबाद में, इसकी स्थापना 1973 में लखनऊ में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रीय कथक संस्थान आपका लखनऊ में पड़ता है, ठीक है, राष्ट्रीय कथक संस्थान आपका लखनऊ में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में पड़ता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में पड़ता है। तो ये सारे के सारे आपके प्रमुख तथ्य फैक्ट जो मैंने यहाँ पे कवर किए थे, ये सारे के सारे यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। इसी के साथ ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। अभी इसका अगला पार्ट आएगा। अभी उत्तर प्रदेश कंप्लीट नहीं है। मुझे उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश का कल्चर, अभी बहुत सारे पक्षों को लेकर एक मास्टर वीडियो और मैं लेकर आऊंगा अगले पार्ट के तौर पे। अभी मैंने महत्वपूर्ण तथ्यों को इस सेशन में और इसके पहले के सेशन में मैंने आप सभी को कवर करा दिए हैं। आशा करता हूं कि आप सब इनको अच्छे से पढ़ेंगे, इनको अच्छे से तैयार करेंगे। आप लोग पूरी तरीके से निश्चिंत होकर के इसको पढ़िए, इसके पहले वाले पार्ट को देखिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और जल्दी अगले पार्ट में मैं आप सभी को मिलूंगा। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो जरूर देख के जाइएगा, समान अध्ययन के मास्टर वीडियो जरूर देख के जाइएगा। चलिए मिलता हूं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और आज़ाद ईस एकेडमी संस्थान को हमेशा के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ मैं हमेशा परीक्षा के दौरान बना रहूंगा। आप सभी लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, परीक्षा में आपको सफलता मिले, यही आशा मैं करता हूं। धन्यवाद।